श्री राहुल गांधी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी को आपने सुना शपथ ग्रहण करते हुए एक सांसद की हैसियत से अब वो संसद में बैठेंगे। ये वही राहुल गांधी हैं, न सिर्फ कि संसद से उनको बाहर निकाल दिया गया था बल्कि उनके घर से भी उनको बेदखल कर दिया गया था और मरसिए लिख गए थे उनके राजनीतिक करियर के। अभी हमने देखा किस तरह की नारेबाजी, स्लोगन्स के साथ और जोश व खरोश के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके स्लोगन्स पीछे लोग, उनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता लगा रहे थे जब राहुल गांधी शपथ ले रहे थे। बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का नज़ारा भारत की संसद में देखने को मिल रहा है। 234 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों की जो हैसियत है उसके साथ ऑपोजिशन जिस तरह से मुकाबला कर रहा है या करता हुआ अब नज़र आएगा। हमने देखा, कल ही मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने पूरा वर्णन किया था कि कैसे एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, जिसकी एक मिसाल देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो स्पीकर के लिए अब चुनाव होने जा रहा है, यानी किसी भी कहीं पर भी जो है वो बिना संघर्ष के सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं। इसलिए मेरे जैसे पत्रकारों ने, आपने, भारत के आम नागरिकों ने एक राहत की सांस ली कि एक तरह की एक धर्म पर आधारित, एक विचारधारा पर आधारित, एक व्यक्ति पर आधारित जो राजनीति करने की कोशिश हो रही थी, हिंदुत्ववादी, बहुसंख्यकवादी, फाशीवाद की राजनीति, उससे एक तरह से यू टर्न लिया है भारत की राजनीति ने इस चुनाव के जरिए। इसके बावजूद भी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन ये सब तो बड़ी खुशी की बात है, राहत की बात है। लेकिन जो एक चीज़ जिससे राहत नहीं हो रही है वो ये कि जब राहुल गांधी शपथ ग्रहण करते हैं और संविधान की प्रति हाथ में लेते हैं, बाकी हमने देखा विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस तरह से संविधान को संसद में दिखाया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे तब भी उनको एक तरह से संविधान की प्रति दिखाने की कोशिश की गई। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ किताब दिखाने भर से क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से निपट जाएगा? क्या अपना दामन झाड़ के खड़ा हो जाएगा कि हम संविधान की किताब दिखा रहे हैं? संविधान के अंदर क्या लिखा है? संविधान के अंदर लिखा है कि भारत का हर नागरिक, उसका अधिकार, उसकी आज़ादी, उसकी गरिमा की रक्षा करेगी ये किताब। भारत के मुसलमानों को पिछले 15 दिन में वही लोग, वही समुदाय जिसके निशाने पर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की राजनीति, उनकी पार्टी और आरएसएस, पूरा भगवा परिवार, हिंदुत्व क्या है अगर देखा जाए तो हिंदुत्व सीधे तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं बचेगी अगर उसका मुस्लिम विरोध हटा लिया जाए। मुस्लिम विरोध की ही बुनियाद पर हिंदुत्व खड़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा सामना भारत के मुसलमानों ने किया। पिछले 15 दिन में अगर आप देखें तो उनके खिलाफ लिंचिंग से लेके, हत्या से लेके, जेल में जाने से लेकर बुलडोजर उनके मकानों, दुकानों पर चले हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं दो विपक्ष की, वो जो पार्टियां हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी और अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो दूसरे और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है देश में। दोनों के मुख से, उनके पार्टी नेताओं के मुख से हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी, कोई विरोध नहीं सुना। यहाँ तक कि दो ऐसे राज्य जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तेलंगाना और हिमाचल में भी इस तरह की घटनाएं पेश आई हैं। मैं अभी आपको कुछ ही पलों में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी इन घटनाओं के बारे में भी, क्योंकि मीडिया के भी एक बड़े हिस्से में इसको लेकर जो खामोशी है वो ये बताती है कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया, राजनीति बदल गई, सरकार बदल गई, नई संसद आ गई, विपक्ष मजबूत हो गया। लेकिन जो एक चीज़ नहीं बदल रही है वो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती और अत्याचार। इनमें कई लोग मेरे इस कार्यक्रम को लेकर भी हो सकता है शिकायत दर्ज करें, हो सकता है मुझे सूली पर चढ़ाने की कोशिश करें कि विपक्ष देखिए बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। नीट जैसे मुद्दे पर, मणिपुर जैसे मुद्दे पर, जो ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, ऐसे मुद्दे पर राहुल गांधी आड़े हाथों ले रहे हैं विपक्ष को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसे में ज़रा सब्र कीजिए, थोड़ा रणनीति एक अपनाइए और खामोश हो जाइए। क्या ज़रूरत है मुसलमानों की अत्याचार, उनके खिलाफ जो हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हिंदू वोटर नाराज़ हो जाएगा। ये जो तमाम हिंदुत्व को
पछाड़ने की कोशिश हो रही है, इससे कहीं न कहीं खामोश रहिए आप, ये कहने की कोशिश की जाएगी। उसके बावजूद भी ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वक़्त पर जबकि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के साथ-साथ विपक्ष को, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो ये कि हाँ, एक तरफ एक ऐसा वोट है जो बहुसंख्यकवादी राजनीति का समर्थन करता है, मंदिर की राजनीति का समर्थन करता है, मोदी की राजनीति का समर्थन करता है, बुलडोज़र चलाने पे ताली बजाता है, लिंचिंग करने पे खामोश रहता है, मुसलमानों को जेल में भेजने की साजिश को कभी खामोश होकर कभी ज़ोर से इस बात की वकालत करता है। इस तरह का एक समुदाय ज़रूर है, लेकिन इस पूरे चुनाव से जिस तरह से विपक्ष को जो समर्थन मिला है, जितनी उन्हें ताकत मिली है, वो साफ तौर पे ये भी बताता है कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक भी है, एक कम्युनल वोट बैंक है जो हिंदुत्व के ज़रिए बना है, एक सेक्युलर वोट बैंक भी उभर कर आया है जो संविधान की परवाह करता है। एक ऐसा वोटों का पूरा समूह, एक ऐसा वोटर का, नागरिक का पूरा एक समूह भारत की जनता के सामने देखने को मिला है हमें इस चुनाव के ज़रिए, जो इस बात की परवाह करता है कि देश में तानाशाही नहीं आने चाहिए, बोलने की आज़ादी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तमाम नागरिकों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी मोहब्बत की दुकान में खरीदार भी बन के आए, ऐसे लोग भी हैं इसी वोटर समूह में जिन्होंने विपक्ष को ये ताकत दी है। इस संदेश को आखिर विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और आखिर ये शिकायत क्यों ना की जाए। राहुल गांधी का अब ये आप ट्वीट देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि एनडीए के पहले 15 दिन, 24 घंटे पहले का ये ट्वीट है, भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध, दाल, गैस, टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। यानी सीधे तौर पे ये देखें तो कह रहे हैं साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार चलाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम किसी भी हाल में ये नहीं होने देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा, प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही के बचकर हम निकलने नहीं देंगे। बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही दमदार ये ट्वीट है और एक ट्वीट में ऐसा लगता है कि पूरे पिछले 2 हफ्ते की, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है, प्रधानमंत्री ने के पदभार अपना संभाला है, तब से अब तक की पूरी राजनीति को एक ट्वीट में समेट दिया गया है। और ये कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से आवाज़ उठाएंगे और बिना जवाबदेही के बचकर निकलने नहीं देंगे। जयराम रमेश ने कहा हर मिनट जवाबदेही तय होगी। लेकिन इस जवाबदेही में, इस जो लोकतांत्रिक जवाबदेही, डेमोक्रेटिक जो अकाउंटेबिलिटी है, इसमें भारत के मुसलमान कहाँ हैं जो पिछले 10 साल में लगातार हिंसा का सामना करते रहे, जिसमें उनके नाम, उनका मज़हब, उनकी पहचान, उनका खान पान, उनके कपड़े, वो किससे शादी करेंगे, किस घर में रहेंगे, वो किस तरह से अपना राजनीतिक और सामाजिक उनकी पहचान कैसे बनेगी, हर उनकी पहचान के हर पहलू पर, हर एस्पेक्ट पे हमला किया गया। उनको दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर घटा दिया गया। उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से विपक्ष के साथ ये पूरा जो वोट दिया, ये अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने वोट दिया, विपक्ष को मजबूत किया, ताकि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी जो राजनीति है, बहुसंख्यकवादी जो मुस्लिम विरोध की राजनीति है, उसका मुकाबला करे विपक्ष। लेकिन ये विपक्ष मुकाबला क्यों नहीं कर रहा है? अब आप ये देखिए कि आगे मैं बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे 15 दिनों में क्या-क्या हुआ है। इस सब के बावजूद भी मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में बाकायदा इस बात को लिखा था कि वो किसी भी तरह के गैर कानूनी जो कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ हैं, वो लिंचिंग्स के ख़िलाफ़ हैं, वो बुलडोज़र के नाम पे जो न्याय किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये क्या सिर्फ चुनाव तक ही ये बात सीमित थी, ये भी याद दिलानी ज़रूरी है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैंने आपको बताया तेलंगाना, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, यहाँ जगह जगह पर इस तरह के केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश 18 जून को ये घटनाक्रम पेश आया जब एक मुस्लिम व्यक्ति को चोरी के इल्ज़ाम के शक में पीट कर मार दिया गया। वही उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज़्यादा ताकत दी पूरे विपक्ष को, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी खासकर पूरे देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अभी तक अखिलेश यादव या कोई भी ऐसा बड़ा नेता उनके
पार्टी का जिसके मुंह से एक शब्द निकला हो, इसको विरोध करते हुए इस घटना को। दूसरी बात याद दिलाना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश, जून 17, एक दिन पहले की ये घटना है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यहाँ पर जावेद कुरैशी नाम का ये व्यक्ति था, कुर्बानी का दिन था, बकरीद का दिन था, और उसने कुर्बानी करते हुए एक जानवर को अपने स्टेटस पे वो तस्वीर डाली और ये कहा गया कि ये गौ हत्या करने की कोशिश हो रही है। हालांकि बाद में पता चला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कि वो गाय नहीं थी। और इसके बाद आप ये देखिए, उसके घर पर चढ़ गए बहुत सारे लोग, ये कहा कि गाय की हत्या की है, गौ हत्या की है, और पुलिस की मौजूदगी में ही उसकी दुकान में ताला लगा दिया, लूट की गई, पूरी दुकान को लूट लिया गया, और फिर उसके भाई की भी दुकान को पे हमला किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको बताया कि पाया गया कि वो गाय नहीं थी और उल्टा इसी व्यक्ति पर मुकदमा चल गया। ये हिमाचल प्रदेश है। दूसरा मध्य प्रदेश में आप देखिए तो मध्य प्रदेश में 11 मुसलमानों के घर इसलिए ढा दिए गए, प्रशासन ने ढाए, भीड़ ने नहीं, प्रशासन ने ढाए, क्योंकि ये शक था कि फ्रिज में उनके बीफ यानी गौमांस रखा हुआ है। आप ये सोचिए, शक की बुनियाद पर 11 मुसलमानों के प्रशासन ने घर ढा दिए। कौन सी कानून की किताब है जहां पर ये लिखा हुआ है कि क्या अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम, पहली बात तो ये कानूनी साबित नहीं हुआ है, दूसरे अगर साबित हो भी जाता मान लेते हैं तो कहाँ लिखा है कि उनके घर ढा दिए जाएं? क्या भारत में अलग अलग कानून नहीं है? अलग अलग जुर्म के लिए अलग कानून नहीं बना हुआ है भारत में? अब अगला किस्सा देखिए आप तेलंगाना का, ये ठीक 3 दिन पहले का है, यानी जून 15 का, यानी 15, 17 और ये 18, इसके बाद अब 15 का मैं आ रही हूँ। मेदक टाउन का है ये एक जो एक रिलीजियस स्कूल था, एक धार्मिक स्कूल था, वहाँ पर 40 जानवरों को लाया गया इस स्कूल के ज़रिए, क्योंकि 700 लोगों को कुर्बानी करनी थी बकरीद के मौके पर। वहाँ पर ये कहा गया, फिर से वही बात आ गई और ये कहा गया कि ये भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई और भीड़ ने हमला किया इस स्कूल पर, और उन लोगों पर जो वहाँ मौजूद थे, कई लोग ज़ख्मी हुए, उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। जब अस्पताल में उन लोगों का इलाज हो रहा था तब अस्पताल के बाहर पत्थरबाजी की गई और ज़ख्मियों को भी अंदर शांति से नहीं रहने दिया। एक तरह के दंगे का पूरा माहौल बन गया। अभी भी ये सुनना बाकी है कि इस मामले में इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, ये सुनना भी बाकी है। अभी सिर्फ पता चला है कि पुलिस ने 36 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 13 लोग बीजेपी के भी हैं। तो ये तमाम जो घटनाक्रम पेश आ रहा है, इसके मद्देनज़र देखना ये है कि जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर हम नरेंद्र मोदी को घेरेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, कल भी नारे लगे संविधान की रक्षा हम करेंगे, तो ये जो एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर नागरिकों में जो जागरूकता आई, अपने गरिमा को लेकर, अपनी आज़ादी, अपने अधिकारों को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, इस सब को क्यों आखिर एक किनारे रखकर इस पूरी जागरूकता को लेकर एक बेहतर पॉलिटिक्स करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? ये एक राजनीतिक साहस दिखाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? क्या ये माना जाए कि जिस हिंदुत्व की राजनीति को पछाड़ने का दावा राहुल गांधी और साथ ही अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या वो अभी भी जिंदा है? और इसी के दबाव में मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो बात नहीं करना चाहते। ये सियासी बुज़दिली क्या बताती है? सियासी साहस की गैर मौजूदगी क्या बताती है? अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में खासकर देखा, पहले तो पूरे देश में ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर, बिहार में भी हमने इसका असर देखा, राजस्थान में भी हमने इसका असर देखा कि कैसे जो तथाकथित निचली जातियाँ हैं, दलित समुदाय है, इसके अलावा मुसलमान हैं, उनका एक तरह का सोशल अलायंस, एक सामाजिक गठबंधन नज़र आया, और इसी गठबंधन की वजह से विपक्ष को इस बेहतर परफॉर्मेंस करने की जगह मिली कि वो इतनी बेहतर स्थिति में यहाँ आ पाए। बल्कि अखिलेश यादव की कई मायनों में ये तारीफ़ की जानी चाहिए, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक सियासी साहस, पॉलिटिकल करेज दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो गैर आरक्षित सीटें थीं वहाँ पर भी दलित समुदाय के लोगों को टिकट दिया। टिकट देने के बाद ये साहस दिखाना था, ये अपने आप में एक नई तरह की राजनीति थी। उनको जनता ने इनाम दिया, रिवॉर्ड दिया, और उन सीटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स जीते, उन जगहों से, उन सीटों से। तो ये बेहतरीन बात थी कि ऐसा हुआ। यानी कि ये करेज जब उन्होंने दिखाया, जब संसद में वो अवधेश पासी को साथ में लेकर बिठा रहे हैं, वहाँ लेकर आ रहे हैं, संविधान की प्रति ला रहे हैं, तो यही बात जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और साथ साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जब मुसलमानों ने वोट दिया, तो उनको लेकर क्यों उनके पैर पीछे खिसक जाते हैं? क्यों वो उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो ये पूरा अलायंस तैयार हुआ है, जब इस अलायंस में
तथाकथित निचली जातियों के लोग थे, जब इसमें दलित थे, इनके साथ जब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं नेता, युवा थे, उनमें युवाओं के साथ नज़र आ रहे हैं नेता, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, उन्होंने वोट दिया, उनके साथ भी नज़र आ रहे हैं नेता। यह मैं कहूँगी एक पूरे तरीके से जो संविधानवाद की राजनीति है, लोकतंत्र पर आधारित जो राजनीति है, तानाशाही के खिलाफ जो राजनीति है, उसके खिलाफ जब नज़र आ रहा है विपक्ष, तो आखिर मुसलमानों के साथ खड़े होने में क्यों उसे मुश्किल हो रही है? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो आपका मंगलसूत्र बेच देगी और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को ये प्रॉपर्टी दे देंगे, आपकी भैंस खोल के दे देंगे। तमाम चीज़ें नरेंद्र मोदी ने कहीं, तमाम तरह से जो मुस्लिम विरोध की राजनीति थी वो की, और एक तरह से एक भला बताते हुए, हितैषी बताते हुए कांग्रेस पार्टी को खासकर उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि मुसलमानों के हितैषी। एक तरफ नरेंद्र मोदी ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, दूसरे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी, उनके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देर हो चुकी है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि शुरुआत ही क्यों ख़राब हो रही है। और एक तरह से भारत के नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, सिविल सोसाइटी के एक मेंबर के तौर पर मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के लोगों की जब वो अच्छी चीज़ कर रहे हों, बेहतर राजनीति कर रहे हों और एक तरह से प्रगतिशील राजनीति कर रहे हैं, तो मैं तारीफ़ करूं या उनकी हौसला अफजाई करूं। लेकिन जब वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति की टक्कर ना दें उसको, जब उसकी निंदा ना करें, कोई आवाज़ ना उठाएं, कोई राजनीतिक या सामाजिक स्तर पर या संसद में उसको लेकर आवाज़ ना उठे, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं याद दिलाऊं कि धर्म सिर्फ राजधर्म सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं होता, राजधर्म विपक्ष का भी होता है। ये दो बेहतरीन आर्टिकल हैं, युवा पत्रकार अलीशान जाफरी और साथ ही अपूर्वानंद, दोनों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, द वायर पर अपूर्वानंद ने ये आर्टिकल लिखा है इसी मुद्दे पर बात करते हुए कि आखिर मुसलमानों के साथ खड़े होने को क्यों तैयार नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी और साथ ही विपक्ष के दूसरे जो पार्टियां हैं उनके बारे में। अलीशान का ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िए, अपूर्वानंद का ये आर्टिकल ये ज़रूर पढ़िए आप। उम्मीद हम ये करते हैं कि विपक्ष को इतना साहस ज़रूर मिलेगा कि आने वाले दिनों में वही बहुसंख्यकवाद की जो बदसूरत राजनीति है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।